Hello everyone and welcome to Academics with Rahul YouTube चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। आज हम CBSE क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करेंगे। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling land. This is not enough to feed their family for the whole year. अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक छोटे से गांव तंजानिया में माम्बा जो एक लड़की है वो सुबह उठती है ताकि पानी ला सके। उसे बहुत लंबा रास्ता चल के जाना पड़ता है और कुछ घंटों में वो पानी लेकर आ जाती है। उसके बाद वो अपनी मदर की हेल्प करती है घर के कामों में और उसके बाद में अपने भाइयों की मदद करती है बकरियों का ख्याल रखने में। उसकी सारी फैमिली के पास सिर्फ एक ही छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का, उनके हट के अराउंड, मतलब जिस घर में वो रहते हैं छोटा सा झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अराउंड एक पत्थर से भरा हुआ मैदान है जो उनकी फैमिली का है। माम्बा के फादर मुश्किल से उस पर मक्का और बीन्स उगा पाते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करने के बाद, और ये उगाया हुआ इतना काफ़ी नहीं होता कि पूरा परिवार साल भर खा सके। लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way while using the latest technology. Peter's family also grows vegetables through organic farming. अभी हमने इसके पहले माम्बा के बारे में पढ़ा। ऐसा ही एक पीटर है जो कि भेड़ों को पालने वाले रीजन, यानी उस रीजन में जहाँ पर भेड़ों को पाला जाता है उसके बीचों बीच रहता है। ये न्यूजीलैंड में रहता है। इसका पूरा परिवार एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाता है। इसका मतलब ऊन को तैयार करने वाली, यूज़ करने लायक बनाने वाली फैक्ट्री। हर दिन जब वो स्कूल से लौटता है तो पीटर अपने अंकल को भेड़ों का ख्याल रखते हुए देखता है। वो अपनी सभी शीप्स को अपने यार्ड में पालते हैं जो कि एक बहुत वाइड, मतलब फैला हुआ, घास से भरा हुआ मैदानी इलाका है और उसके दूर पर कुछ हिल्स दिखाई देते हैं। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इस जगह को मेंटेन करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक यहाँ मतलब है सारी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके ये फार्मिंग करते हैं। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड वेरी डिफरेंट लाइफ्स. Their difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animal, and the use of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. अभी हमने माम्बा के बारे में पढ़ा था, जिसके पास बहुत कम ज़मीन है। वो ज़मीन भी कैसी है, पत्थर ज़्यादा हैं उसमें, इसलिए अच्छी तरीके से फार्मिंग नहीं हो पाती है। ऑन द अदर हैंड हमने अभी पीटर की बारे में पढ़ा जो कि न्यूजीलैंड में रहता है। शीप रेयरिंग करते हैं वो लोग और फार्मिंग भी करते हैं, काफ़ी वेजिटेबल्स भी ग्रो कर लेते हैं। दोनों की कंडीशन में आपने डिफरेंस देखा होगा। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जिस जगह पर ये लोग रहते हैं, जिस लैंड एरिया पर रहते हैं, वो लैंड की क्वालिटी अलग अलग है। माम्बा के केस में वो बहुत पथरीला था, तो पीटर के केस में वो ग्रासी है, प्लेन है।
वहाँ के इन दोनों ही जगहों पे लैंड, सॉइल, पानी, नेचुरल वेजिटेशन, जानवर, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अलग अलग है और यही चीज़ें इन दोनों की कंडीशंस को अलग अलग बनाती हैं। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ज़मीन को सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है क्योंकि सारी वेजिटेशन, हमारा रहना, जानवरों का रहना, ये सब कुछ लैंड के ऊपर ही होता है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी अर्थ पर जो 30% पार्ट है वो ही लैंड से घिरा हुआ है, बाकी का जो 70% पार्ट है वो सारा वाटर है। इस 30% में से भी बहुत कम परसेंटेज लैंड ऐसा है जो कि हैबिटेबल है। हैबिटेबल का मतलब होता है ऐसी जगह जो रहने लायक हो, जिस पर रहा जा सके। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेबल। यानी अभी हमने पढ़ा कि पूरे अर्थ का 30% सिर्फ लैंड से कवर्ड है। अगर उस 30% लैंड को भी हम देखें तो उसमें सिर्फ 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरी की पूरी इस 30% एरिया पर ही रहती है और बाकी का जो 70% लैंड बचता है, पूरे टोटल लैंड का जो 70% लैंड बचता है, उस पर या तो वो पार्ट हैबिटेबल नहीं है यानी रहने लायक नहीं है, या तो फिर उस पर लोग रहते भी हैं तो स्पेर्सली रहते हैं, स्पेशली पॉपुलेटेड यानी बहुत दूर दूर रहते हैं। The uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. ये जो पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहीं पर लोग हैवीली पॉपुलेटेड होता है कोई एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ साथ में रहते हैं, बहुत कम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कहीं पर आप देखोगे बहुत दूर दूर रहते हैं लोग। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है मेनली लैंड, यानी वहाँ की जगह कैसी है, और दूसरा होता है क्लाइमेट, यानी वहाँ का मौसम कैसा है। The rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying area susceptible to water logging. इसका कारण क्या हो सकता है? रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी भी रीजन का जो सरफेस होता है ऊपर वो कैसा है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप प्लेट्यू देखते हैं, प्लेन देखते हैं, वैलीज देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, इन सब में जो सरफेस होता है रीजन का वो अलग अलग होता है। कहीं पर हाईलैंड होते हैं तो कहीं पर लोलैंड होता है, कहीं पर प्लेट्यू टाइप की चीज़ होती है, कहीं पर प्लेन होता है। इसे कहते हैं टोपोग्राफी। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? टोपोग्राफी डिसाइड। कहीं पर स्लोप्स बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, यानी जो ढलानें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं, खड़ी हुई होती हैं माउंटेन्स पे। कोई एरियाज इतना लो लाइंग होता है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, वहाँ पे पानी आसानी से भर सकता है। कहीं पर डेजर्ट होता है, कहीं पर थिक फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं। इसलिए कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो या तो इनहेबिटेबल होती हैं, यानी जहाँ बिल्कुल कोई नहीं रह सकता, तो कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जो स्पेशली पॉपुलेटेड होती है, यानी लोग दूर दूर रहते हैं पर इतना पास पास नहीं रहते। तो प्लेन्स, रिवर्स, वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड। ज़्यादातर जो हैवी पॉपुलेशन पाई जाती है वो प्लेन्स वाले एरिया में पाई जाती है, यानी जहाँ पर लैंड कैसा होता है, समतल होता है, या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे आसपास नदी हो ताकि इजीली वाटर मिल जाता है और भी कई सारे रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं। ऐसे एरिया ज़्यादातर ही डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसा कि आपने इंडिया में भी देखा होगा, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन हमारी है वो गंगेटिक प्लेन के अराउंड है, यानी गंगा यमुना का जो ये आसपास का पार्ट है वो, जिसको हम नॉर्थ इंडियन प्लेन भी कहते हैं, यानी इंडिया का ऊपर वाला पार्ट, हिमालय के ठीक नीचे वाला जो कि पूरा प्लेन है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बिकॉज वो सूटेबल जगह है रहने के लिए। लैंड यूज़। अब हम इस जगह का यूज़ पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो हम ये जो ज़मीन होती है, इस ज़मीन का यूज़ अलग अलग चीज़ों में करते हैं। सबसे पहले तो हम इस पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, यानी खेती की जाती है। फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, यानी जंगलों को उगाकर उनसे कुछ चीज़ें लेना। माइनिंग कर सकते हैं, यानी कई सारे जो हमने रिसोर्सेज पढ़े थे, गोल्ड है और कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब चीज़ों को निकालना, ये सब कर सकते हैं। अपने घरों को बना सकते हैं, मतलब हैबिटेबल लैंड कर सकते हैं उसको, या रोड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी सेटअप करते हैं इस लैंड पर। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसी को कहते हैं लैंड का यूज़ करना।
The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of water. किसी भी जगह का, किसी ज़मीन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है कि वो ज़मीन कैसी है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसकी सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे किस तरह के मिनरल्स हैं, या कैसा पानी की अवेलेबिलिटी है। जैसा कि अगर वहाँ की सॉइल अच्छी हुई तो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, अगर वहाँ का क्लाइमेट अच्छा हुआ तो रहने लायक अच्छी जगह है, अगर वाटर अवेलेबिलिटी हुई तो रहने लायक अच्छी जगह है, अगर मिनरल्स अच्छे हुए तो वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। उसी तरह से ह्यूमन फैक्टर, जैसे किसी जगह की पॉपुलेशन या उसकी कैसी टेक्नोलॉजी है, ये भी डिसाइड करती है कि हम लैंड का किस तरह से यूज़ करेंगे। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। इस जगह को हम, जो भी हम ज़मीन यूज़ करते हैं, उस ज़मीन को हम इस बेसिस पे कि उसका मालिक कौन है, उसको डिवाइड करते हैं दो तरह के कम्युनिटीज़ में। पहला टाइप है प्राइवेट लैंड और दूसरा टाइप है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ वाटर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। प्राइवेट लैंड से आप समझ गए होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे हमारा घर प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो सिर्फ हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, कोई भी उसे यूज़ नहीं कर सकता हमारी इजाज़त के बिना। तो ये प्राइवेट लैंड वो लैंड होता है जो कि कोई प्राइवेटली ओन करता है, यानी किसी एक पर्सन के नाम पर होगा या प्राइवेटली किसी कम्युनिटी के नाम पर, और उसे सिर्फ वही यूज़ कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, जो कम्युनिटी लैंड होता है उसको लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं कॉमन यूजेस के लिए। जैसे फॉडर का कलेक्शन, फॉडर क्या होता है, चारा, जो पशुओं को चारा दिया जाता है उसको कहते हैं फॉडर। तो जिस अगर किसी को फॉडर कलेक्ट करना है अपने पशुओं के लिए तो वो ले सकता है वहाँ से, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो पब्लिक होती है। फ्रूट्स कलेक्ट करना या नट्स कलेक्ट करना या मेडिसिनल हर्ब कलेक्ट करना, यानी इस तरह की चीज़ें सबके लिए यूज़ करने लायक जगह वो होती है। इस तरह की कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। जैसा कि हम जानते हैं लोगों की जो मांग होती है वो बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे पास जो जगह है यूज़ करने के लिए वो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इस जगह की जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग है। पीपल स्टार्टेड encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. लोगों ने किया क्या, इस कॉमन लैंड को इनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया। इनक्रोच करना मतलब परमिशन के बिना उसका यूज़ करना। लोगों ने क्या किया, जो कॉमन एरिया था वो भी इस्तेमाल करने लगे, इसलिए ताकि कोई कॉमर्शियल एरिया बनाया जा सके, यानी फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप की जा सके उस जगह पे, या फिर रहने लायक हाउसेस बना दिए गए अर्बन एरियाज़ में, और एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए रूरल एरियाज़ का पार्ट यूज़ कर लिया। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। आज जो भी चेंजेस लैंड के यूज़ में दिखते हैं हमें, जिस तरह का पैटर्न हमें लैंड का यूज़ में दिखता है या किस तरह से उस जगह का इस्तेमाल हो रहा है, वो इस पर भी ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, सोसाइटी का कल्चर कैसा है। Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threat to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. हमने इस लैंड का यूज़ तो कर लिया, पर इसके कुछ खतरे हैं। वो क्या खतरे हैं? वो खतरे हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आप जानते होंगे, जब पहाड़ या कोई ज़मीन का टुकड़ा अपनी जगह से खिसक कर स्लोप के द्वारा लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है, तो उसको कहते हैं लैंडस्लाइड, यानी ज़मीन का खिसक जाना। ये ज़्यादातर हमें पहाड़ों पे देखने को मिलती है। सॉइल इरोजन, यानी ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है उस लेयर का हट जाना। डेजर्टिफिकेशन, धीरे धीरे कहीं की वेजिटेशन का मर जाना और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना, उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ये मेनली थ्रेट्स हैं, खतरे हैं एनवायरनमेंट को, जो किस वजह से हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए लैंड को यूज़ कर लिया। आप ये पिक्चर्स देख रहे हो जहाँ पे सेम लैंड एरिया को टाइम टू टाइम, यानी टाइम पीरियड में किस तरह से अलग अलग तरह से यूज़ किया गया है। पहले में ज़्यादातर क्या यूज़ हो रहा है आपको दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर और हैबिटेशन के लिए यूज़ किया गया,
उसके बाद क्या हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी तो दूर दूर पे इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, घर कैसे हो गए, पक्के हो गए, और एग्रीकल्चर थोड़ा कम कर दिया गया। अगर आप तीसरी पिक्चर में देखें तो रोड बन गए, पक्के हाउसेस बन गए, ज़्यादातर एरिया अब हैबिटेबल हो चुका है, जहाँ पे अर्बन एरिया डेवलप हो चुका है एरिया। फोर्थ पिक्चर को आप देखें तो ये पूरी तरीके से एक अर्बन एरिया है, एक सिटी, बिजी सिटी। आपने देखा यही सेम लैंड अलग अलग टाइम के साथ इसका यूज़ बदल गया। शुरुआत में हमने जहाँ इसको एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादातर यूज़ किया, वहीं पे लास्ट में हमने इसको ज़्यादातर किस तरह के यूज़ किया गया है, सिटी बनाकर। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, हमने भी जाना कि ये ज़मीन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको सेव करना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको कंजर्व करते हैं, बचा कर रखते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing their natural resource। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इससे हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जितने भी जंगल हैं उनको काटकर उस जगह पे या तो खेती कर रहे हैं या तो रहने लायक घर बना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो एरेबल लैंड है, यानी ऐसा लैंड है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते थे, वो लैंड हमने घर बनाने के लिए यूज़ कर दिया। इससे जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे पहले से थे, वो लूज़ कर रहे हैं, उन्हें खोते जा रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं वहाँ से। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked। इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट टाइम में हम जिस स्पीड से इन फॉरेस्ट को काट रहे हैं उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमें एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। लैंड रिकलमिनेशन करना चाहिए, यानी जो वेस्ट लैंड है पहले से हमारे पास, उस वेस्ट लैंड को यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करना। अगर वहाँ पर घर बन सकते हैं तो वहाँ पर घर बना लें, या अगर उसमें खेती की जा सकती है तो उसे खेती के लिए यूज़ करें। Regulated use of chemical pesticide and fertilizer and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, अगर उसको फर्टाइल बना लिया जाए तो हम कुछ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके उसको फर्टाइल बनाकर, एग्रीकल्चर करने लायक बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं कि कहीं पर ओवर ग्रेजिंग ना हो, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग से आपने पढ़ा होगा सॉइल इरोजन हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग से कैसे सॉइल इरोजन होता है इसको समझिए। हम ये जानते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट से सॉइल, वो अपनी रूट से सॉइल को पकड़े हुए होते हैं। तो जब भी हवा या फिर पानी बहता है तो जो टॉप लेयर होती है वो प्लांट की वजह से बंधी हुई होती है, बाइंडेड होती है, तो वो ईजीली वॉश अवे नहीं होती, ईजीली नहीं हटती ऊपर से। लेकिन ओवर ग्रेजिंग जब होती है तो प्लांट्स उखाड़ लिए जाते हैं जानवरों द्वारा खाते वक्त। वहाँ की सॉइल कैसी हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, तो ईजीली अगर पानी या हवा आती है तो उसकी टॉप फर्टाइल लेयर उड़ जाती है। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। तो हमें ये भी देखना है कि ओवर ग्रेजिंग ना हो। चैप्टर 2 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 अपलोड होते ही आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पार्ट 2 देख सकते हो।